Hi guys, welcome to our channel, The India Reads. In my previous lecture, we have done chapter 3rd of economics of 9th standard. Chapter name was Poverty as a Challenge. We have done part 1 of the chapter. Today we are going to start part 2 of the same chapter. And chapter name is Poverty as a Challenge. Chapter 3rd. Chapter name is Poverty as a Challenge. It is of 9th standard, and in my previous lecture we have done part 1st. Today we are going to start part 2nd of the same chapter, Poverty as a Challenge. Poverty as a Challenge, क्या मीनिंग लेते हो आप poverty as a challenge से? तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना, इसके नोट्स बनाना, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। पॉवर्टी एज अ चैलेंज मींस गरीबी एक चुनौती। जैसे कि ये एक बड़ा वर्तमान मुद्दा भी आप कह सकते हो कि गरीबी शुरू से हमारे देश के लिए एक चुनौती बनी रही है। तो उस पॉवर्टी को कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है, कैसे उस गरीबी को खत्म किया जा सकता है, वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन दी पार्ट 2। फर्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो? ग्लोबल मींस विश्वव्यापी, पूरे विश्व की मैं बात करूंगा, पूरी कंट्रीज की, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूंगा कि गरीबी को लेकर क्या सिनेरियो है, अलग अलग कंट्रीज में गरीबी में क्या रिडक्शन हुई है या गरीबी वही की वही है। तो फर्स्ट मेरा जो पॉइंट है, ग्लोबल पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। तो क्या है? देयर हैज बीन रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी। रिडक्शन, देयर हैज बीन रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी। अगर मैं गरीबी की बात करूं, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो जो गरीबी है उसमें क्या हुआ है? रिडक्शन। रिडक्शन मींस कि ये मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गरीबी खत्म हो गई है। रिडक्शन मींस गरीबी पहले से क्या है, गरीबी की जो रेट है वो पहले से क्या है, कम होती जा रही है। पहले जो गरीब लोग थे उनकी गिनती अब क्या हो रही है, कम होती जा रही है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल एंड थ्रू दीज एग्जांपल आई विल प्रूव माय टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव एग्जांपल ऑफ चाइना। इन चाइना, अगर मैं चाइना की बात करूं तो क्या था इन 1981 में क्या था? 606 million people were in the poverty line, or you can also say that they were poor. 606 मिलियन लोग जो थे 1981 में वो किसमें थे? वो पुअर थे। लेकिन आफ्टर 20 इयर्स इन 2001 में आकर क्या हुआ, वहां पे जो गिनती थी गरीब लोगों की वो कितनी रह गई? 212 मिलियन। तो ये डिफरेंस आप खुद दे सकते हो कि कब 1981 में 606 मिलियन लोग गरीब थे और आफ्टर 20 इयर्स 2001 में जाकर उनकी गिनती कितनी रहेगी? 212 मिलियन। ये मैं किसकी एग्जांपल दे रहा हूं? चाइना की एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं कंट्रीज की, साउथ एशियन कंट्रीज की अगर मैं बात करता हूं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सब आ जाते हैं। अगर मैं उनकी बात करूं, उनकी गरीबी की बात करूं, इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसी कंट्रीज आ जाएंगी। और इनकी अगर मैं बात करूं गरीबी की इन 1981, सेम वैसे जैसे मैं चाइना की एग्जांपल दे रहा था, 1981 में यहां पर 475 मिलियन, 475 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको क्या माना गया? गरीब माना गया, जो गरीब थे। एंड इन 2001, तो 2001 में उनकी गिनती कितनी रह गई? 428 मिलियन। तो ये क्या है? रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, कि गरीबी में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, पहले से गरीबी कम हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गरीबी खत्म हो गई है, लेकिन गरीबी पहले से क्या हो रही है? कम हो रही है। यू कैन आल्सो टेक एग्जांपल ऑफ लैटिन अमेरिका।
देयर पॉवर्टी रिमेन द सेम, नो चेंजेस इन द पॉवर्टी। वहां गरीबी में कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो गरीबी बढ़ी ना गरीबी कम हुई। ऐसे में बहुत सी कंट्रीज हैं जिनकी एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताना चाहता था कि ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, ये क्या है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, कि चाइना में गरीबी कम हुई, 606 मिलियन से 212 मिलियन रह गई आफ्टर 20 इयर्स। और सेम साउथ एशिया की कंट्रीज, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें भी सेम था। 1981 में थी 475 मिलियन लोग जो थे वो गरीब थे, और 2001 में आकर कितने लोग रह गए, 428। सो यू कैन से दैट देयर इज रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी। तो अब मैं अगर बात करूं कॉजेस, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी के कारण क्या है। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड द पॉवर्टी। अगर मैं गरीबी की बात करूं तो गरीबी के बहुत से रीजन होते हैं, and it is very very interesting topic, causes of poverty। तो गरीबी के कारणों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करूंगा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो लेवल ऑफ, माय फर्स्ट पॉइंट इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये किसके टाइम पीरियड की मैं बात करने जा रहा हूं, अंडर द ब्रिटिश colonial administration। low level of economic development under the British colonial administration। तो इसमें मैं आपसे क्या डिस्कस करने जा रहा हूं कि अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब हम अंग्रेजों के अंदर थे उस टाइम पे क्या था, हमारे जो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक विकास था, वो क्या काफी लो लेवल का था। कैसे वो लो लेवल का था, बिकॉज यू नो वेरी वेल ब्रिटिश पीपल हैज ruined द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। उन्होंने क्या किया, ruined or destroyed traditional हैंडीक्राफ्ट्स। उन्होंने क्या कर दिया, जो ट्रेडिशनल, जो हमारे प्राचीन हैंडीक्राफ्ट मीन्स जो हम छोटे मोटे रोजगार करते थे, या हम हाथ से चीजें बना के जो सेल करते थे, डिस्ट्रॉयड, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। उसके खत्म होने के कारण क्या हुआ, देश में बेरोजगारी आ गई, देश में पॉवर्टी आ गई। और दूसरा, यू नो वेरी वेल, दे हैव टेकन रॉ मटेरियल फ्रॉम आवर कंट्री एंड दे प्रिपेयर द फिनिश गुड्स एंड सेल द सेम थिंग्स एट अ वेरी हाई कॉस्ट। हमारे ही देश से कच्चा माल लेकर वो अपने देश में चले गए, वहां से चीजें तैयार करके उन्होंने हमें भेज दी, वो भी बड़े महंगे दामों पर। तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहा हमारी गरीबी का। और दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति का नाम इसको दिया गया था। ड्यू टू दिस देयर वाज इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इन ईयर अबाउट 1969-1970। क्या हुआ था, कनक, गेहूं, चावल, इनकी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी, बहुत ज्यादा, जिसको कह सकते हो तरक्की हो गई थी ये हरी क्रांति के बाद। लेकिन इट वाज लिमिटेड टू द रिच फार्मर्स ऑफ इंडिया। इसका फायदा किसको मिला, ओनली लिमिटेड टू रिच फार्मर्स ऑफ इंडिया, ओनली लिमिटेड टू रिच फार्मर्स। इसका फायदा सिर्फ अमीर किसानों को मिला। व्हाट वर द रीजन बिहाइंड दिस, there were number of reasons actually for this। they want input like seeds, pesticides, fertilizers and they were of very high cost। वो बड़े महंगे रेट के थे जो इनपुट्स उन्होंने खरीदी थी। इनपुट्स क्या होती हैं, जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन करनी थी, उसका रेट बहुत ज्यादा था। और वो कौन खरीद पाएगा, सिर्फ कौन खरीद पाएंगे, रिच फार्मर्स, अमीर किसान। तो इसका फायदा ज्यादा लोगों को नहीं मिल सका, ये एक नुकसान हुआ, और ये हमारी पॉवर्टी का एक दूसरा कारण बन गया। और अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज की,
मैं इंडस्ट्रीज की बात करने जा रहा हूं कि इंडस्ट्रीज जो थी वर नॉट एबल टू प्रोवाइड जॉब। अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, द इंडस्ट्रीज, अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करने जा रहा हूं, इंडस्ट्रीज वर नॉट एबल टू प्रोवाइड जॉब टू ऑल जॉब सीकर्स ऑफ इंडिया, या टू प्रोवाइड ऑल जॉब सीकर्स, कि अगर इंडस्ट्रीज की मैं बात करने जा रहा हूं कि वो इस काबिल नहीं थी कि वो सारे लोगों को रोजगार दे सकें। देयर वर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बट दे वर नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द पीपल। तो ये भी एक रीजन बन गया। और नेक्स्ट जो इसका रीजन बना, सबसे बड़ा जो रीजन जो हम आज भी सफर कर रहे हैं, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। आज भी हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये बड़ा एक क्रिटिकल मुद्दा हो सकता है, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। इसका मतलब क्या है? ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है कि अगर आमदन की बात करें तो उसमें इनइक्वालिटी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन द रिच पीपल एंड द पुअर पीपल। यू कैन आल्सो से दैट देयर इज सो मच गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है, जरूरत से ज्यादा, एंड देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास जमीन नहीं है। यू कैन आल्सो से दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल distribution of land and resources। ये तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया, लैंड एंड रिसोर्सेज। लैंड तो मैंने आपको पहले बता दिया, जमीन, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, दे आर सो मच रिच, और जिनके पास जमीन नहीं है दे आर वेरी बैकवर्ड, वो बड़े पछड़े हुए लोग हैं। और रिसोर्सेज, जिनके पास सोर्स हैं इनकम के लिए, कमाई के लिए, लाइक मैंने आपको किसानों के बारे में बताया, जिनके पास पैसा था उन्होंने पैसा लगाया, अच्छी इनपुट लगाई, उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो गई। और जो गरीब किसान थे जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी वो क्या रह गए? पीछे रह गए। हालांकि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन you can also say these policies have not been implemented properly। देखो एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी बना दी सरकार ने, लेकिन उस पॉलिसी को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उसका आप कह सकते हो फीडबैक नहीं लिया गया कि क्या वो जो पॉलिसी बनाई गई थी लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिफॉर्म, जमीन में सुधार करने के लिए, उस पॉलिसी को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। ये भी एक प्रॉब्लम आई। तो इसके अलावा एक रीजन और मैं बताने जा रहा हूं, उसमें मैं डिस्कस करूंगा सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। In this point, I want to give you example of small farmers. Small farmers क्या करते हैं? They borrow money to buy inputs like pesticides, seeds, fertilizer, number of inputs. वो चीजों को खरीदने के लिए क्या करते हैं? They borrow money. किसान, farmers की example दे रहा हूं. You can also say that farmers, they borrow money to buy inputs। वो क्या करते हैं? इनपुट्स को खरीदने के लिए पैसा लेते हैं उधार। किनसे लेते हैं? फ्रॉम द मनी लेंडर्स, फ्रॉम द रिच पीपल, एंड दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दिस वे द फार्मर्स बिकम विक्टिम्स ऑफ डेब्ट। विक्टिम्स ऑफ डेब्ट का मतलब क्या है? कि वो कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे इस तरह से कर्जे के जाल में फंस जाते हैं कि उस जाल से वो बाहर नहीं आ पाते। तो ये थे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अब देखो कोई प्रॉब्लम आएगी, गवर्नमेंट उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सॉल्यूशन भी करेगी। तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन निकाला, एंटी पॉवर्टी मेजर। एंटी पॉवर्टी मींस गरीबी के खिलाफ, गरीबी को रोकने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, कुछ क्या किया? पॉलिसीज अपनाई। अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंटी पॉवर्टी measures।
एंटी पॉवर्टी मींस गरीबी के अगेंस्ट, गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई, एंटी पॉवर्टी पॉलिसी, एंटी पॉवर्टी पॉलिसी, एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और सेकंड पॉइंट जो मेरा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार ने दो पॉलिसी बनाई, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वालों, सरकार ने कहा कि अगर हम अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारना चाहते हैं तो इकोनॉमिकली ग्रोथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ हम हो गए, पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेट, वेरी सिंपल। एंड इन सेकंड पॉइंट, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, I will discuss number of policies started by the state government as well as the central government to eradicate the poverty. First of all, I will discuss about the growth rate. Growth rate due to promotion of economic growth. अगर मैं growth rate की बात करूं, I will discuss about growth rate. First of all, what is meant by growth rate? ये growth rate होता क्या है? विकास दर। विकास दर का मतलब इससे हमारी जो कितनी हम तरक्की कर रहे हैं, कितनी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इन ईच एवरी फील्ड, वो मापी जाती है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है। अगर मैं बात करूं इन 1970s, नियर अबाउट इन 1970s द ग्रोथ रेट वाज ओनली 3.5%। 1970 में अगर ग्रोथ रेट की बात करूं तो 3.5% थी। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चली, एंटी पॉवर्टी पॉलिसी, इन 1980 एंड 90s की मैं अगर बात करूं, 1980-90 में जाकर ग्रोथ रेट कितनी हो गई, 6%। यू कैन से ह्यूज ग्रोथ रेट। 3.5 1970 में थी ग्रोथ रेट, और 1980-90 में जाकर वो कितनी हो गई, 6%। एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और जो पॉवर्टी रिडक्शन होती है, इन दोनों में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। क्या लिंक होता है? देखो, अगर आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हो तो नेचुरली है हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी और पॉवर्टी क्या हो जाएगी, पॉवर्टी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। जो मेरा सेकंड पॉइंट था, जो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरा, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी programs. There are number of programs started by the I have told you earlier, by the central government, by the state government. First of all, I will discuss about NREGA scheme. It was started in September 2005. It was started in, or you can also say that it was passed in September 2005। सितंबर 2005 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एन मतलब क्या होता है? नेशनल। एन मींस नेशनल, आर मींस रूरल, ई मींस एम्प्लॉयमेंट, और जी मींस गारंटी, ए मींस एक्ट, गारंटी एक्ट। अब आपको देखो नाम से क्लियर हो रहा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गारंटी का मतलब आप क्या लेते हो? जब हम किसी को किसी चीज की अश्योरिटी दे देते हैं कि ये कुछ सही और ये होगा, हम किसी को डेडली श्योर कर देते हैं। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी यही था। इसमें क्या था, उनको फिक्स एक अश्योरिटी दे दी गई, 100 डेज की श्योरिटी दे दी गई कि आपको 100 डेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा हर साल। ये किसके लिए था? एवरी रूरल हाउस होल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज स्टार्टेड इन जस्ट इनिशियली इट वॉज स्टार्टेड इन
200 डिस्ट्रिक्ट्स। पहले जो ये स्टार्ट किया प्रोग्राम सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए स्टार्ट किया गया था बिफोर, पहले, और एट प्रेजेंट और आफ्टर इट वाज गोइंग इन 600 डिस्ट्रिक्ट्स। पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम शुरू किया गया था कि कम से कम 100 दिन हर रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को 1 ईयर में वर्क मिलेगा। छोटी थी पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में, अब 600 डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू कर दिया गया। और इसके लिए क्या करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दे आर प्रोवाइडिंग फंड फॉर दीज स्कीम्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पे कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट फंड जो दे रही है उसका नाम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, वो कौन सा फंड दे रहे हैं इसको चलाने के लिए? नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। और अगर मैं बात करूंगी स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट कौन सा फंड प्रोवाइड करा रही है इस स्कीम को चलाने के लिए? नेशनल गवर्नमेंट की जगह पे वो कौन सा फंड प्रोवाइड करा रहे हैं? स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। फर्क क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा फंड अप्लाई कर रही है, प्रोवाइड करा रही है? नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। और स्टेट गवर्नमेंट कौन सा अप्लाई करवा रही है, कौन सा फंड कर रही है? स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। दिस वाज जस्ट फर्स्ट scheme started by the government. In my next lecture we will discuss about next program started by the government.